हे फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ कब्रिस्तान में रात के सन्नाटे में एक ऐसा रिचुअल परफॉर्म किया जाता है जहाँ के कल्ट मेंबर इंसान को ये बलि चढ़ाते हैं और फिर उसका गोश्त नोच नोच कर खाते हैं। तो कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है कब्रिस्तान का खूनी खेल। विक्टोरियन लंदन का एक ऐसा शहर था जो अपने अंदर किसी राज को समेटे हुए था। रात होते ही इस शहर का एक कब्रिस्तान में कुछ ऐसा होता था कि जिसके बारे में यहाँ के लोग तो अनजान थे, लेकिन उस काम की मनहूसियत इतनी थी कि पूरा शहर उसके इस खौफ का शिकार था। इस सुनसान कब्रिस्तान के गेट पर जहाँ लोग दिन में भी आना पसंद नहीं करते थे, वहाँ रात के अंधेरे में दो लोग खड़े थे। पहले शख्स थे प्रोफेसर ओलिवर, जो कि मकबूल आर्कियोलॉजिस्ट थे। वो डिफरेंट कल्ट और काला जादू के ग्रुप के बारे में रिसर्च कर रहे थे। उनको हमेशा से ही कब्रिस्तान अपनी तरफ खींचता था और इस कब्रिस्तान के बारे में फैली हुई अफवाहों ने उनका ध्यान इस तरफ कर दिया था। दूसरा शख्स जो इनके साथ कब्रिस्तान के गेट पर मौजूद था, वो एक लड़की थी जिसका नाम एमिलिया था। एमिलिया एक जवान और एम्बिशियस जर्नलिस्ट थी। वो एक सेंसेशनल कहानी की तलाश में थी। उसने प्रोफेसर ओलिवर के बारे में बहुत सुना था और जब उसने प्रोफेसर से कांटेक्ट किया तो प्रोफेसर ने उसे यहाँ आने के लिए बोला था और वो बिना सोचे समझे कि इसके यहाँ आने का क्या अंजाम होगा, अपनी स्टोरी कवर करने के लिए आ गई थी। वो नहीं जानती थी कि इसका ये फ़ैसला कितना ख़तरनाक साबित होने वाला है। वो दोनों कब्रिस्तान के गेट पर खड़े होकर किसी का वेट कर रहे थे कि अचानक अंधेरे से उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ आने लगती है और वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आ रहा होता है। और जैसे ही चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो उसका चेहरा साफ नज़र आता है और वो प्रोफेसर ओलिवर आगे बढ़कर उससे मिलते हैं। वो आदमी थॉमस था, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जिसने प्रोफेसर ओलिवर को इस कब्रिस्तान में होने वाले एक खौफनाक रस्म के बारे में बताया था। प्रोफेसर ओलिवर थॉमस से मिलते हैं और उसे एमिलिया से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एमिलिया को देखकर थॉमस थोड़ा परेशान हो जाता है। आप किसी के साथ लेकर आएंगे, इसका तो आपने जिक्र नहीं किया था। थॉमस प्रोफेसर ओलिवर की तरफ देखते ही पूछता है। हाँ, ये मेरी इंटर्न है, ये मेरे साथ इस रिसर्च पर काम कर रही है, इसलिए इसे साथ लाना ज़रूरी था। प्रोफेसर ओलिवर थॉमस को झूठ बोलते हैं और एमिली की असलियत इससे छुपाते हैं। एमिली भी कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो समझ जाती है कि अगर प्रोफेसर ओलिवर थॉमस को सच बताते कि वो एक रिपोर्टर है तो थॉमस उन्हें शायद वापस जाने का बोल देता। खैर, अब ये आ गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमें अब कब्रिस्तान के अंदर जाना है, वरना हम लेट हो जाएंगे और रिचुअल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमें खामोशी के साथ आगे बढ़ना होगा और ख़ामोश रहना होगा, थॉमस ने जल्दी जल्दी कहा। और इसके बाद वो तीनों कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता कोई आवाज़ किए बगैर आगे बढ़ रहे थे। वो कब्रों से बचते बचाते तेज़ तेज़ जा रहे थे। वो दोनों थॉमस को फॉलो कर रहे थे। थॉमस आगे था और वो पीछे। अचानक एक जगह आकर थॉमस रुक जाता है और उन दोनों को रुकने का इशारा करके एक कब्र के पीछे छुपने का इशारा करता है। और फिर वो सब सामने देखते हैं, जिसे देखकर उनकी आंखें खौफ से बाहर आ जाती हैं। सामने का मंज़र किसी खौफनाक सपने से भी ज़्यादा खौफनाक था। वो देखते हैं बहुत सारे लोग अजीब से लिबास में खड़े हैं। सर से लेकर पाँव तक एक अजीब सा बहुत बड़ा सा गाउन पहना है और चेहरे के ऊपर अजीब सा मास्क पहना हुआ है। और वो सब एक घेरा बनाकर बीच में आग जलाकर उसके चक्कर लगा रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से कोई मंत्र पढ़ रहे थे। कोई कमज़ोर दिल वाला अगर अभी ये मंज़र देख लेता तो वहीं बेहोश हो जाता। आँख की रोशनी में उन सब का चेहरा अजीब खौफ का माहौल पैदा कर रहा था। ये मंज़र दिल दहला देने वाला था। वो तीनों कब्र के पीछे खड़े होकर ये सारा मंज़र देख रहे थे। अचानक उन काले लिबास पहने हुए आदमी में से एक आदमी बोलता है, अब वक्त आ गया है कि उस बकरी को ज़िबह किया जाए और अपने जोरस को उसका खून दिया जाए। तुम सब मंत्र जारी रखना, कोई रुकेगा नहीं। और वो सब और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं और एक आदमी एक बकरी को लेकर आगे बढ़ रहा होता है।
वो सब एक अजीब से पत्थर के पास खड़े होते हैं जिसे वो जोरस के नाम से पुकार रहे थे, और एक शख्स एक बड़ी सी तलवार लेकर आता है और ज़ोर से बकरी के सर पर वार करता है, और एक ही झटके में बकरी का सर तन से जुदा हो जाता है और वो सब बकरी के बहते हुए खून को एक प्याले में भरने लगते हैं, और एक शख्स बकरी के सर को उठाकर उस पत्थर के ऊपर रख देता है जिसको ये सब पूजा कर रहे थे, और वो सब वो खून पीने लगते हैं जो बकरी की लाश से निकल रहा था। ये मंज़र बहुत ही खौफनाक था। दूसरी तरफ ओलिवर, एमिली और थॉमस भी ये सब देख रहे होते हैं। उन सब का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था, और एमिली ये सब अपने पास मौजूद कैमरे से रिकॉर्ड कर रही होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अचानक उन काले लिबास वाले आदमियों में से एक आदमी बोलता है, जो शायद इनका सरदार मालूम हो रहा था, ये सिर्फ शुरुआत है हमारी आज की कुर्बानी की। अभी हमें एक और कुर्बानी देनी है अपने जोरस को खुश करने के लिए, और वो कुर्बानी किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की देनी होगी। और वो लोग ज़ोर ज़ोर से मंतर पढ़ने लगते हैं। ये बातें सुनकर यहाँ डॉक्टर ओलिवर और एमिली का बुरा हाल हो रहा होता है। एमिली डॉक्टर को चलने के लिए बोलती है, लेकिन थॉमस इन्हें कहता है नहीं, अभी जाने का वक्त नहीं आया। और ये कहते ही थॉमस अचानक से ज़ोर से बोलता है, तुम जिस इंसान की कुर्बानी की देने की बात कर रहे हो वो यहाँ आ चुका है। थॉमस की बात सुनकर एमिली और डॉक्टर ओलिवर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कुछ सोचते समझते कि अचानक दो बंदे आकर डॉक्टर ओलिवर और एमिली को पकड़ लेते हैं। एमिली और डॉक्टर ओलिवर बहुत कोशिश करते हैं कि अपने आप को उनकी गिरफ्त से निकाल सकें, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर होते हैं जिनकी गिरफ्त से निकलना उनके लिए नामुमकिन था, और वो उन दोनों को ज़बरदस्ती पकड़कर कब्रों के साथ मौजूद तरख के साथ बांध देते हैं। शाबाश थॉमस, तुमने हमेशा की तरह बहुत अच्छा काम किया है। जोरस तुमसे बहुत खुश होंगे, तुम उनके सबसे अच्छे फॉलोअर हो। उन अजीब से लोगों के सरदार आगे बढ़ते हुए कहता है और थॉमस को गले लगा लेता है। जी अंकल जॉन, मैं हमेशा जोरस के लिए ऐसे काम करता रहूँगा। ये सब बातें सुनकर डॉक्टर ओलिवर और एमिली को ये अंदाज़ा हो जाता है कि थॉमस कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नहीं बल्कि वो भी इस कल्ट ग्रुप का मेंबर है जो कि जोरस का फॉलोअर है, और उन्हें अंदाज़ा होता है कि अब वो पूरी तरह फंस चुके हैं और अब उनके बचने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। फिर वो ब्लैक मास्क वाले आते हैं और प्रोफेसर ओलिवर को उस जगह लेकर आते हैं जहाँ पर उन्होंने अभी उस बकरी को ज़िबा किया था। प्रोफेसर ओलिवर ज़ोर ज़ोर से चीख रहे होते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और एमिली ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो लोग प्रोफेसर ओलिवर को एक टेबल पर लिटाकर उन्हें बांध देते हैं, और उनमें से एक आदमी ज़ोर से बोलता है, अब बलि देने का वक्त आ गया है, और सब ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर ओलिवर समझ गए थे अब उनकी बलि चढ़ाई जाएगी, और वो ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर मारने लगते हैं। वो रस्सी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के आगे हाथ पाँव गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उनकी तमाम कोशिश बेकार जाती है। उनका सरदार एक बड़ी सी तलवार लेकर, जिससे अभी बकरी को ज़बाह किया था, वो लेकर प्रोफेसर ओलिवर की तरफ बढ़ रहा होता है। प्रोफेसर ओलिवर ये देखकर बुरी तरह चीख रहे होते हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मगर वो आदमी ज़रा भी रहम नहीं दिखाता और अपनी तलवार हवा में उठाता है और एक ज़ोरदार वार के साथ एक ही झटके में प्रोफेसर ओलिवर की गर्दन उनकी बॉडी से अलग कर देता है, और उनके सर सीधा उड़कर जोरस पत्थर के सामने जाकर गिरता है, और एक शख्स वो सर उठाता है और बकरी का सर हटाकर प्रोफेसर जोरस का सर उसके ऊपर रख देता है, और वो सब ज़ोर ज़ोर से मंतर पढ़ रहे होते हैं। ये मंजर काफ़ी खौफनाक था। फिर उनका सरदार ज़ोर से बोलकर सब फॉलोअर्स को मुखातिब करता है, हमारी बलि अब कबूल हो गई है, अब वक्त आ गया है कि इसकी खुशी मनाई जाए। और वो सब आगे बढ़ते हैं उस टेबल की तरफ जहाँ प्रोफेसर ओलिवर की बॉडी होती है बग़ैर सर के। वो सब करीब आकर ऐसा अजीब काम करते हैं जिससे हर इंसान की रूह कांप जाए। वो सब किसी जंगली जानवरों की तरह नोच नोच कर प्रोफेसर ओलिवर की बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। थॉमस भी उन सब लोगों में शामिल था। एमिली वहाँ दरख्त से बंधी हुई ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब एमिली को होश आता है तो वो सब अभी तक प्रोफेसर ओलिवर की बॉडी को खाने में मसरूफ़ होते हैं। एमिली अपने हाथों की रस्सी चेक करती है
तो उसे वो थोड़ी ढीली लगती है और वो कुछ कोशिश कर कर अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाती है और एमिली फ़ौरन अपने आप को आज़ाद करके बहुत तेज़ भागना शुरू कर देती है। एमिली को गए अभी कुछ देर ही हुई थी कि थॉमस की नज़र उस दरख्त की तरफ जाती है। वो देखता है एमिली मौजूद नहीं है। अंकल जॉन, एमिली वहाँ मौजूद नहीं है। अंकल जॉन की मुंह से खून बह रहा होता है। वो थॉमस की तरफ देखते हैं और ज़ोरदार अंदाज में बोलते हैं कि जाओ उसे ढूंढ के लाओ, उस लड़की को पकड़ो। अगर वो लड़की भाग गई तो पुलिस के पास चली जाएगी। और थॉमस भी एमिली के पीछे भागना शुरू कर देता है। एमिली भागते भागते ऊंचाई की तरफ आ जाती है और फिर उसे एहसास होता है कि आगे तो रास्ता ख़त्म हो चुका है। आगे एक बहुत ही गहरी खाई होती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो थॉमस उसके पीछे ही खड़ा होता है। अब एमिली के पास कोई भी रास्ता नहीं था। या तो वो उस खाई में कूद जाए या फिर वो दोबारा से थॉमस के कब्ज़े में आ जाए। लेकिन एमिली कुछ सोचती नहीं और उस खाई में कूद जाती है। ये देखकर थॉमस को यकीन आ जाता है कि एमिली अब मर गई है। अब उन्हें एमिली से कोई ख़तरा नहीं है। एमिली जब कूदी थी तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि खाई के नीचे नदी है। नदी में कूदने के बाद एमिली फ़ौरन अपने आप को संभालती है और नदी में तैरना शुरू कर देती है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है तो उसे अंदाज़ा होता है कि करीब ही कोई शहर से लाइट नज़र आ रही थी। एमिली तैरते तैरते सीधा शहर की तरफ पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो पुलिस स्टेशन तलाश करती है और थाने में जाकर यहाँ होने वाली सारी तफसील पुलिस वालों को बताती है। पहले तो पुलिस वाले उसकी इन बातों को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन एमिली के इसरार पर वो एमिली के साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पूरा कब्रिस्तान सुनसान होता है। वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता और एमिली समझ जाती है कि इन लोगों को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। एमिली को फ़ौरन अपना कैमरा याद आता है जहाँ पर उसने कैमरा गिराया था। वहाँ पर जाती है और कैमरे की तलाश करती है और कुछ देर बाद उसे कैमरा मिल जाता है और एमिली को अब अपना मकसद मिल गया था। जिस सेंसेशनल स्टोरी की तलाश में वो यहाँ आई थी वो उसे मिल गई थी। अब एमिली की ज़िंदगी का मकसद थॉमस और उसके कल्ट मेंबर को सज़ा दिलाना था। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी और ऐसी और भी ज़बरदस्त कहानियाँ सुनने के लिए और कल्ट से रिलेटेड या काले जादू से रिलेटेड, या अगर आप लोगों को लगता है इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड।